थॉमस हॉब्स एक ऐसे सोच वाले इंसान थे जिनकी पहचान आजकल ज्यादातर उनकी राजनीति पर आधारित सोच की वजह से होती है, लेकिन उनके इंटरेस्ट कई अलग अलग चीजों में थे। हॉब्स ने सोच, विज्ञान, इतिहास और गणित जैसे विषयों में काम किया। वो चीजों को बहुत साधारण और असल दुनिया से जोड़कर समझाते थे। विज्ञान के मामले में उनका असर कुछ बड़े साइंटिस्ट पर पड़ा। इतिहास के बारे में भी उन्होंने कई बड़ी किताबें लिखी। गणित में उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी और वो सबके बीच चर्चा का हिस्सा बने रहे। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के मालम्सबरी नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता एक छोटे से कस्बे के पादरी थे, जिनका नाम भी थॉमस हॉब्स ही था। उनके पिता को लेकर लोग बहुत सी बातें करते थे, जैसे कभी वो दोस्तों के साथ देर रात तक खेलते रहते थे, तो कभी चर्च में झगड़ा कर लेते थे। एक बार तो उनके पापा को किसी और पादरी से झगड़ा हो गया और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। थॉमस हॉब्स ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने घर से की, फिर ऑक्सफोर्ड के मैगडलेन हॉल में पढ़ाई करने चले गए। उनकी पढ़ाई का खर्च उनके चाचा ने उठाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉब्स एक बड़े घराने में टीचर बन गए और वहां पढ़ाते रहे। इसी वजह से हॉब्स को किताबें पढ़ने और दुनिया के बड़े बड़े दिमाग से मिलने का मौका मिला। हॉब्स ने अपनी सोच को किताबों में लिखना 17वीं सदी के आसपास शुरू किया। इससे पहले उन्होंने एक बड़ी पुरानी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। पढ़ाई लिखाई के दौरान हॉब्स कई बड़े लोगों से मिले, जिनमें कुछ जाने माने वैज्ञानिक और लेखक भी थे। यूरोप घूमने के दौरान वो कई फेमस लोगों से मिले और उनसे दोस्ती भी हुई। वो कुछ समय के लिए फ्रांसिस बेकन के सेक्रेटरी भी रहे थे। हॉब्स की असली पहचान उनके लिखे कुछ बड़े कामों से बनी, जिनमें सबसे पहले द एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी.सी.वे जैसी किताबें थीं। इन किताबों में हॉब्स ने दिमाग और भाषा से शुरू करके बात को राजनीति तक पहुंचाया। डी.सी.वे नाम की किताब उनकी राजनीति से जुड़ी सोच को साफ साफ बताती है, जिसमें आजादी, हुकूमत और धर्म पर बात की गई है। बाद में हॉब्स ने अपनी सोच को और आगे बढ़ाया और तर्क, भाषा, मैथ और शरीर से जुड़ी बातें लिखी। इस दौरान हॉब्स की मुलाकात डेस्कार्ट से भी हुई, जो उस समय के एक बड़े सोच वाले थे। दोनों की आपस में कभी अच्छी बनती, कभी नहीं। दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, लेकिन मन में कुछ कुछ नाराजगी भी रखते थे। डेस्कार्ट को लगता था कि हॉब्स उनकी बातों से नाम कमाना चाहते हैं, वहीं हॉब्स को लगता था कि डेस्कार्ट को गणित में ही रहना चाहिए। इन सब के बावजूद दोनों अपने अपने तरीके से सोचते और आगे बढ़ते रहे। हॉब्स ने इंग्लैंड छोड़कर अगले कई साल पेरिस में बिताए। वो उस समय के गृह युद्ध की वजह से बाहर गए थे। हॉब्स राजा की तरफ थे और उनकी राजनीतिक सोच की वजह से भी उन्हें सजा का डर था। पेरिस में रहते हुए हॉब्स ने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलना जुलना जारी रखा। इन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, जिसका नाम था लेवाइथन। इसमें उन्होंने बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इंग्लैंड वापस लौटने के बाद हॉब्स ने कई सालों तक अपनी किताबें लिखना जारी रखा। उनकी एक और बड़ी किताब थी डे कॉर्पोर, जिसमें उन्होंने तर्क, भाषा और सोच से जुड़ी बातें समझाई थी। इसके बाद डे होमिने नाम की किताब आई, जिसमें उनके विचारों का पूरा खाका सामने आया। बाद के सालों में हॉब्स ने अपनी सोच को बचाने के लिए कई बड़ी बहसें भी की। इन बहसों में गणित, आजादी, जरूरत और विज्ञान जैसे विषय थे। हॉब्स ने अपनी कुछ किताबों का लैटिन में अनुवाद भी किया, जिसमें उन्होंने भगवान और दूसरे विवादित मुद्दों पर अपने विचार जोड़े। बाद में उन्होंने ओडिसी और इलियड जैसी पुरानी किताबों का अनुवाद भी किया। उन्होंने गृह युद्ध के इतिहास पर भी एक किताब लिखी, जो उनकी मौत के बाद छपी। हॉब्स ने लंबा जीवन जिया और आखिरी वक्त तक अपने पुराने साथियों के साथ जुड़े रहे। हॉब्स की सोच की सबसे बड़ी खासियत थी
कि वो इंसान के दिमाग और भाषा से बात शुरू करते थे, फिर समाज और राजनीति की ओर बढ़ते थे। उनके हिसाब से अगर हमें समझना है कि लोग आपस में कैसे रहते हैं, तो सबसे पहले हमें इंसान को समझना चाहिए। उनकी किताब द एलिमेंट्स ऑफ लॉ की पहली हिस्से में इंसान की फितरत और दूसरी हिस्से में समाज की बातें थीं। हॉब्स का मानना था कि अगर हम इंसान को अच्छे से समझ लें, तो समाज की परेशानियों को हल करना आसान हो जाता है। उनकी हर बड़ी किताब में शुरुआत दिमाग, सोच, भाषा और इंसान की भावनाओं से ही होती है। हॉब्स मानते थे कि हमारी सारी सोच और ख्याल सीधा या घुमा फिरा कर हमारी महसूस करने की ताकत से ही आते हैं। वो कहते थे कि जब भी कोई चीज हमारी आंख, कान या किसी भी इंद्रिय पर असर डालती है, तो हमारे अंदर एक तरह की हलचल होती है जो हमारे दिमाग और दिल तक जाती है। इसी हलचल को लोग अनुभव या एहसास कहते हैं। हॉब्स के हिसाब से रंग जैसी चीजें भी हमारे अंदर पैदा होने वाली हलचल का नतीजा है। उन्हें लगता था कि असली रंग चीजों में नहीं, बल्कि हमारी नजर और दिमाग में होते हैं। उनके हिसाब से जो भी हम महसूस करते हैं, उसकी असली वजह हमारे अपने अंदर की हलचल होती है। हॉब्स के हिसाब से जब हम किसी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं, तो वो असर हमारे दिमाग में थोड़ा देर तक बना रहता है। जब चीज हट जाती है या हम आंखें बंद कर लेते हैं, तब भी उसका हल्का सा नक्शा हमारे मन में रह जाता है। इसी को वो कल्पना या इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे अगर हमने कभी आदमी देखा हो और कभी घोड़ा देखा हो, तो बाद में हम दोनों की छवि मिलाकर अपने दिमाग में किसी नए जीव की तस्वीर बना सकते हैं। हॉब्स के हिसाब से इसी तरह से हमारे दिमाग में नए नए ख्याल बनते हैं। कल्पना और याददाश्त को हॉब्स एक ही चीज मानते हैं, बस दोनों के नाम अलग हैं। जब हमें कोई चीज सीधी सीधी याद आती है, तो उसे हम कल्पना कहते हैं। जब वही चीज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, तो उसे याददाश्त कहते हैं। हॉब्स कहते हैं कि समझना भी एक तरह की कल्पना है। जब कोई शब्द या कोई इशारा हमारे मन में कोई छवि या ख्याल लाता है, तो वही समझ कहलाती है। इंसानों के अलावा जानवरों में भी समझने की क्षमता होती है। जैसे कुत्ता अपने मालिक की आवाज पहचान लेता है, लेकिन इंसान भाषा की वजह से और भी ज्यादा चीजें समझ सकता है, जैसे सामने वाले के ख्याल या सोच को भी जान सकता। हॉब्स के हिसाब से दिमाग में 3 मुख्य चीजें होती हैं: महसूस करना, कल्पना करना और भाषा का इस्तेमाल। उनके हिसाब से इंसान की सोच समझने के लिए ये तीनों बातें जानना जरूरी है। उनका मानना था कि हमारे ख्याल, सोच और समझ का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं से बनता है और कोई अलग से आत्मा या अदृश्य मन जैसी चीज नहीं होती। हॉब्स के विचारों में भाषा का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इस पर गहराई से सोचा था कि भाषा कैसे काम करती है, कैसे शब्द हमारे ख्यालों को जोड़ते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। हॉब्स के लिए ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई थीं और दिमाग को समझने में बहुत जरूरी थी। हॉब्स के मुताबिक नाम या शब्द इंसान की आवाज है, जिसे हम अपनी मर्जी से किसी चीज के लिए निशान की तरह इस्तेमाल करते हैं। नाम कभी सीधा किसी चीज के लिए होता है, जैसे आदमी, और कभी उस चीज के बारे में हमारे ख्याल के लिए होता है, जैसे उसका आकार या उसकी चाल। कभी कभी नाम किसी कमी या न होने वाली चीज के लिए भी होते हैं। नामों का असली काम ये है कि वो हमारे दिमाग में कोई बात या तस्वीर जगा दें। हर नाम हमेशा किसी ख्याल के लिए नहीं, बल्कि कई बार किसी बाहर की चीज के लिए भी हो सकता है। आगे चलकर हॉब्स बताता है कि नामों का एक और बड़ा रोल है, हम अपने ख्याल दूसरों तक पहुंचा सके। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, तो वो हमारे मन की बात का निशान होता है। अगर कोई शब्द अकेले में है, तो उसका काम सिर्फ याद दिलाना है, लेकिन जब वो वाक्य में जुड़ता है, तब वो हमारा ख्याल दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी असली मायने में जब हम कुछ कहते हैं, तब शब्द हमारे ख्यालों को दूसरों तक ले जाते हैं।
हॉब्स के हिसाब से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजों के लिए एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेड़ शब्द। पेड़ हर उस चीज के लिए बोले जाते हैं जो हमें पेड़ जैसी लगती है। हॉब्स मानते हैं कि ऐसा कोई एक यूनिवर्सल पेड़ नहीं होता, बस पेड़ शब्द का इस्तेमाल हर पेड़ के लिए हो सकता है। हमारे दिमाग में जब भी हम पेड़ बोलते हैं, कभी उसकी एक तस्वीर आती है, कभी दूसरी। असल में हर बार अलग अलग पेड़ की छवि मन में आ सकती है। हॉब्स का कहना है कि हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे शब्द कभी एक चीज को, कभी दूसरी चीज को याद दिलाते हैं। हॉब्स के समय के कुछ लोग मानते थे कि हॉब्स नामों को लेकर बहुत आगे चले गए हैं। हॉब्स का कहना था कि सच और झूठ भी हमारे दिए हुए नामों पर ही निर्भर करता है और ये सब इंसान की मर्जी से तय होता है। जैसे अगर हम किसी चीज का नाम कुछ और रख दें तो उसकी पहचान भी बदल सकती है। कुछ लोग मानते थे कि सच तो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे हम उसे किसी भी भाषा या तरीके से बोलें। हॉब्स ये भी मानते थे कि भाषा में कई बातें इंसान की अपनी मर्जी से बनती हैं, जैसे हम लिखने का तरीका खुद चुन सकते हैं या शब्दों के निशान बदल सकते हैं। हॉब्स के मुताबिक चीजों को अलग अलग नाम देना और उन्हें अलग अलग तरीके से पहचानना, ये भी इंसान के फैसले पर निर्भर करता है। मसलन हम किसी रंग को लाल कहें या नारंगी कहें, ये हमारी मर्जी है, जरूरी नहीं कि हर कोई उसे वैसे ही माने। उनके हिसाब से ये सब फर्क इंसान की सोच और उसकी अपनी पसंद से आता है। हॉब्स ने सोचने समझने को भी एक तरह की गिनती या जोड़ घटाव जैसा बताया है। उनका कहना है कि जब हम सोचते हैं तो असल में अलग अलग बातों को जोड़ते या घटाते हैं, जैसे दो ख्याल मिलाकर नया ख्याल बनाना या किसी एक बात को हटाकर दूसरा ख्याल रखना। जैसे अगर हमारे दिमाग में चौकोर आकृति, बराबर साइड और समकोण जैसी बातें हैं तो हम मिलाकर चौकोर की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह जब हम दो बातें जोड़ते हैं तो नया नतीजा निकलता है। हॉब्स के हिसाब से दिमाग का काम भी जोड़ घटाव जैसा ही है, जहां हम अपने ख्यालों और शब्दों को जोड़ते और घटाते रहते हैं और इसी से हमारी समझ बनती है। हॉब्स के हिसाब से जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे बर्फ सफेद है, तो असल में हम दो नाम जोड़ रहे हैं, एक बर्फ और एक सफेद। बीच में हम है या नहीं है जैसे शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन असली बात दो चीजों को जोड़ने की है। इसी तरह जब हम सोच में कोई बड़ा तर्क बनाते हैं, जैसे हर आदमी जानवर है, हर जानवर शरीर है, तो हर आदमी शरीर है, तो इसमें भी एक एक बात को जोड़कर नतीजा निकाला जाता है। लेकिन हॉब्स मानते हैं कि इन जोड़ घटाव की भी अपनी कुछ तय नियम होते हैं। हर बार जोड़ने से सही नतीजा नहीं निकलता, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। हॉब्स का कहना था कि सोचने समझने का असली तरीका जोड़ना और घटाना ही है, जैसे गणित में करते हैं। कुछ और लोग भी बाद में इस सोच से जुड़े और उनका मानना था कि दिमाग भी एक तरह का जोड़ घटाव करने वाला सिस्टम है। आजकल भी कुछ लोग दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानते हैं, जिसमें हर सोच एक तरह की गिनती या हिसाब होती है। हॉब्स ने ये तो नहीं कहा था कि दिमाग कंप्यूटर है, लेकिन उनका कहना था कि दिमाग का काम इसी तरह से चलता है। हॉब्स मानते थे कि इंसान और उसका दिमाग पूरी तरह से एक भौतिक चीज है। उनका कहना था कि हमारे सारे ख्याल, सोच, याददाश्त और समझदारी सब कुछ शरीर और उसके हिस्सों की हलचल से ही आती है। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि दिमाग या आत्मा कोई अलग और अदृश्य चीज है, लेकिन हॉब्स ने हमेशा यही कहा कि सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है और किसी अदृश्य शक्ति की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने विरोधियों के इन तर्कों को साफ तौर पर गलत बताया, जो मानते थे कि दिमाग या आत्मा कोई अलग चीज है। हॉब्स का मानना था कि सिर्फ हमारी कल्पना और समझ ही काफी है, उसके लिए किसी और अदृश्य चीज की जरूरत नहीं है। हॉब्स का मानना था कि जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो असल में मौजूद नहीं है, तो हमारी बातें बेकार हो जाती हैं। उनके हिसाब से अगर हम ऐसे दो शब्द जोड़ दें,
जिनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा हो, जैसे बिना शरीर वाला शरीर, तो ऐसा नाम या ऐसी बात असल में कोई मतलब नहीं रखती। हॉब्स के हिसाब से जब भी कोई बात झूठ होती है या उसमें दो बातें आपस में मेल नहीं खाती, तो वो बात सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। हॉब्स कहते थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में बिना उसके शरीर के सोच सकते हैं, तो वो चीज बिना शरीर के भी हो सकती है। लेकिन हॉब्स को ये सोच बिल्कुल गलत लगती थी। उनका कहना था कि सिर्फ दिमाग में कोई चीज सोच लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सचमुच बिना शरीर के रह सकती है। वो मानते थे कि सोच, महसूस करना, हर चीज का रिश्ता हमारे शरीर से है। हॉब्स मानते थे कि ऐसे तर्क जिसमें ये साबित किया जाए कि आत्मा या सोच शरीर के बिना रह सकती है, असल में सिर्फ शब्दों का खेल और उसका कोई असली आधार नहीं है। हॉब्स को लगता था कि कुछ पुराने विचारक और दार्शनिक जो ये मानते थे कि आत्मा शरीर से अलग है, वो लोगों को उलझाने और भटकाने का काम करते थे। हॉब्स का कहना था कि ऐसी बातें लोगों को कंफ्यूज करती हैं और सिर्फ लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए फैलाई जाती हैं। उनके हिसाब से ये सब सोच और दावे बिना मतलब की हैं। हॉब्स ने हमेशा यही कहा कि सोचने, महसूस करने और समझने के लिए शरीर का होना जरूरी है। अगर शरीर नहीं है तो सोच या आत्मा जैसी कोई चीज भी नहीं हो सकती। डेस्कार्टेस ने ये कभी नहीं कहा कि अगर हम किसी चीज के बिना किसी दूसरी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो पहली चीज दूसरी के बिना सचमुच मौजूद हो सकती है। उसने बस ये कहा कि अगर हम किसी चीज को बिल्कुल साफ और साफ दिमाग से अलग सोच सकते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। हॉब्स ने इस फर्क को ठीक से नहीं समझा और सीधे अपने तर्क पर अड़े रहे। कुल मिलाकर हॉब्स हमेशा यही मानते रहे कि दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि इंसान का दिमाग भी पूरी तरह से भौतिक यानी मटेरियल है। उनके अपने तर्क थोड़े कमजोर जरूर लगते हैं, लेकिन उन्हें अपने वक्त की बढ़ती साइंस पर पूरा भरोसा था कि आगे चलकर इंसान का दिमाग और सोच भी मटेरियल तरीके से समझाया जा सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर ने शरीर की बहुत सी बातें खोज ली, वैसे ही आगे कोई दिमाग के बारे में भी बहुत कुछ जान लेगा। हॉब्स को ऐसा लगता था। हॉब्स का हमेशा ध्यान रहा कि किसी भी चीज को ठीक से जानने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है विज्ञान और उसकी सही पद्धति अपनाना। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैज्ञानिक ज्ञान और इतिहास की जानकारी अलग अलग होती है और विज्ञान में सही नतीजा निकालने के लिए सही तरीका बहुत जरूरी है। कुछ लोग मानते थे कि हॉब्स का तरीका पुराने सोच वाले दार्शनिकों से मिलता जुलता था, जो पहले चीज को देखकर उसके कारण तक पहुंचते थे, फिर उस कारण को समझकर दोबारा चीज को समझाते थे। कुछ और लोग कहते हैं कि हॉब्स का तरीका गणित जैसा था, जिसमें हर चीज का हल जोड़ घटाव या साफ तर्क से निकाला जाता है। हॉब्स दोनों ही तरीके इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका अपना तरीका था कि पहले किसी चीज के होने का कारण पता करो, फिर उस कारण को अच्छे से समझो और फिर उसी समझ से दोबारा चीज को समझाने की कोशिश करो। इससे धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है और हमें असली सच तक पहुंचने में मदद मिलती है। हॉब्स के हिसाब से किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसका कारण जाने, उसका स्वभाव समझे और ये भी जाने कि वो कारण उस चीज को कैसे बनाता है। हॉब्स का मानना था कि असली और मजबूत ज्ञान वही है जो हमें किसी चीज के कारणों के जरिए मिले। हॉब्स के तरीके में ये भी था कि अगर हमें कोई असर दिखे तो पहले उसका कारण ढूंढो, फिर उस कारण को गहराई से समझो और आखिर में उसी कारण के जरिए असर को पूरी तरह से समझो। जब तक हमें ये सब नहीं पता चलता, तब तक हमारी समझ अधूरी रहती है। हॉब्स ने माना कि हर बदलाव और असर के पीछे असली कारण कोई न कोई हलचल या मूवमेंट होती है। उनके हिसाब से असली कारण वही है जिससे कोई चीज बदलती है या नया असर होता है। उनकी सोच में हर बदलाव के पीछे किसी न किसी चीज का टकराव, धक्का या हलचल ही होती है। पुराने विचारों में कई तरह के कारण माने जाते थे, लेकिन हॉब्स सिर्फ उसी को कारण मानते थे जो असर की असली वजह हो और जिससे बदलाव आ सके।
उनके हिसाब से असली समझ तभी आती है जब हम किसी असर के पीछे छुपे कारण को और उसकी असली प्रक्रिया को समझ लेते हैं। धर्म के बारे में हॉब्स की सोच पर कई बार बहस हुई। कुछ लोग उन्हें नास्तिक मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान में विश्वास रखते थे। हॉब्स ने माना कि धर्म और भगवान जैसी बातें असली विज्ञान या फिलॉसफी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से तर्क और कारण से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान, फरिश्तों या धर्म से जुड़ी बातें असली वैज्ञानिक तर्क से बाहर की बातें हैं। फिर भी हॉब्स ने इन सब पर खुलकर अपनी राय दी, लेकिन उनके हिसाब से ऐसी बातें गहराई से जांचने वाली साइंस या फिलॉसफी के दायरे में नहीं आती। फिर भी उन्होंने इनके बारे में अपनी राय दी और तर्क से बात की। बहुत सारे लोगों ने हॉब्स को नास्तिक कहा, लेकिन उस समय नास्तिक शब्द का वही मतलब नहीं था जो आज है। हॉब्स के कुछ आलोचकों ने उनके बारे में ये कहा कि हॉब्स मानते थे कि पूरी दुनिया एक शरीर है, भगवान भी दुनिया का हिस्सा है और इसीलिए वो भी शरीर ही है। हॉब्स का ये भी मानना था कि कई धार्मिक किताबें दरअसल पहले की कहानियों को जोड़कर बनाई गई हैं और चमत्कार या जादू जैसी बातें सच नहीं होती। हॉब्स ने यह भी कहा कि धर्म और अंधविश्वास में बहुत फर्क नहीं है और चर्च को भी देश के कानून मानने चाहिए। हालांकि कई लोगों ने हॉब्स की धार्मिक सोच की काफी आलोचना की, फिर भी वो मानते थे कि हॉब्स भगवान के होने पर विश्वास रखते थे। लेकिन उनकी ईमानदारी और सोच पर लोगों को शक रहता था, क्योंकि हॉब्स कई बार भगवान के बारे में बातें करते थे, लेकिन उनका मतलब कुछ और ही होता था। हॉब्स के हिसाब से भगवान का होना सिर्फ इतना है कि वो सारी चीजों का असली कारण है, लेकिन हम भगवान के बारे में कोई भी साफ साफ कल्पना या तस्वीर नहीं बना सकते। जब हम भगवान के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्वज्ञ या न्यायप्रिय, तो असल में हम अपनी समझ या श्रद्धा दिखाते हैं, भगवान की असली पहचान नहीं बताते। हॉब्स बाद के समय में ये मानने लगे थे कि भगवान भी एक तरह से फैला हुआ या विस्तृत है, यानी भगवान का भी कोई आकार या शरीर है। उनके हिसाब से भगवान दुनिया में हर जगह मौजूद है, लेकिन किसी एक जगह पर सीमित नहीं है। हॉब्स ने ये बात पूरी ईमानदारी से कही थी और अपनी सोच को सही साबित करने की कोशिश भी की थी, चाहे ये बात सही मानी जाए या नहीं। हॉब्स खुद को नास्तिक नहीं मानते थे। हॉब्स का ये भी मानना था कि भगवान के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है और धर्म से जुड़ी बहुत सी बातें उन्होंने वो पुराने जमाने के धार्मिक ग्रंथों को अलग नजर से पढ़ते थे और उनमें तर्क ढूंढने की कोशिश करते थे। हॉब्स की सोच उस समय के लिए बहुत अलग और बहादुरी वाली थी, क्योंकि उन्होंने धर्म को भी तर्क और समझ की कसौटी पर परखने की कोशिश की थी। हॉब्स ने अपनी किताब में सपनों, डरावने ख्यालों और तरह तरह की कल्पनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कई बार लोग जो सपना देखते हैं उसे असली समझ बैठते हैं। जब किसी पर ज्यादा दबाव या तनाव होता है तो ऐसे सपने और भी ज्यादा आते हैं और लोग इन्हें कोई खास इशारा या चमत्कार मान लेते हैं। हॉब्स ने समझाया कि भगवान से बात करने या उसे देखने का दावा भी कई बार ऐसा ही सपना होता है जिसे हम जागते हुए महसूस करते हैं। उनका कहना था कि कोई कहे कि भगवान ने उससे सपने में बात की तो असल में वो बस सपना ही है, जिसका असली दुनिया से कोई पक्का सबूत नहीं है। अगर कोई कहे कि उसने कोई आवाज सुनी या कोई चीज देखी, तो हॉब्स के हिसाब से ये सब दिमाग की कल्पना हो सकती है, जिसका सीधा कारण सपने और पुराने ख्याल होते हैं। चमत्कारों के बारे में हॉब्स का कहना था कि जो भी काम प्रकृति के नियमों से अलग हो उसे चमत्कार कहा जाता है, लेकिन ऐसे दावे अक्सर झूठे या धोखेबाजी पर ही। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि हर चमत्कार की बात पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग लोगों को फंसाने के लिए या दिखावा करने के लिए ऐसी बातें फैला देते। हॉब्स के हिसाब से चमत्कार और भविष्यवाणी की बातें खुद में ही गोल गोल घूमने वाली बातें हैं। एक जगह कहा जाता है कि कोई असली चमत्कार तभी है जब असली पैगंबर हो, और दूसरी जगह कहा जाता है कि पैगंबर वही है जो चमत्कार दिखा दे। हॉब्स ने ये सवाल भी उठाया कि अगर भगवान के बारे में सच छुपाना होता
तो वो इतनी सारी और विवादित बातें क्यों बोलते? उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी सोच कही, भले ही लोग उससे नाराज हो जाए। हॉब्स की यही सादगी और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पहचान। हॉब्स के विचारों पर उस समय बहुत चर्चा और बहस होती थी। ज्यादातर लोग उनकी राजनीति से जुड़ी सोच पर बात करते थे, लेकिन उनके दूसरे विचारों पर भी खूब चर्चा हुई। कुछ बड़े विचारकों ने हॉब्स की सोच का खुलकर विरोध किया, खासकर उनके भगवान या आत्मा के बारे में विचारों का। कई लोगों ने हॉब्स की बातों से अलग अपने तरीके से सोच को आगे बढ़ाया। हॉब्स के काम से बहुत से दूसरे दार्शनिक भी प्रभावित हुए। कुछ ने उनसे असहमति जताई तो कुछ ने उनकी बातों को अपनाया। एक जाने माने दार्शनिक लेबनिज ने हॉब्स की सोच पर काफी गहराई से विचार किया। लेबनिज को हॉब्स के कुछ विचार सही लगे, लेकिन कई बातों में उन्होंने हॉब्स से असहमति भी जताई। बाद के कई दार्शनिक जैसे लॉक और ह्यूम ने भी हॉब्स के कई विचारों को अपनाया और आगे बढ़ाया। खासकर भाषा, समझ और दुनिया को महसूस करने के तरीके पर इन सब की सोच काफी मिलती जुलती है। हॉब्स का असर बाद में लिखने वालों पर भी साफ दिखता है। कई विचारक मानते हैं कि जिस तरह हॉब्स ने इंसान के अनुभवों, भाषा और सोच को समझाने की कोशिश की, उसी रास्ते पर बाद के दार्शनिक भी चले। ह्यूम ने तो अपने एक बड़े काम की शुरुआत भी हॉब्स के जैसे ही की, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि हमारे विचार हमारी महसूस की गई चीजों की हल्की छाया है। कुल मिलाकर हॉब्स ने सोच की दुनिया में एक अलग और असरदार रास्ता दिखाया, जिस पर आगे कई लोग चले, अपने अपने तरीके से बहस की और दुनिया को समझने की नई कोशिशें की।